आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए लखनऊ से आम आदमी पार्टी के लीडर राजीव बख्शी साहब मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे आम आदमी के बजट के बारे में उनकी क्या राय। बख्शी साहब, केंद्र सरकार ने आम आदमी का बजट पेश किया है। उनका कहना है, वित्त मंत्री का, कि ये एक ऐतिहासिक बजट है। आप इस पे क्या कहेंगे? ये बड़ा हास्यास्पद सा बजट है और बड़ा दुर्भाग्य की बात यह है कि यहाँ पर हमने किसी आम आदमी की बात नहीं करी है, किसी बेरोज़गार की बात नहीं करी है, किसी नौजवान की बात नहीं करी है, किसी इंडस्ट्री की बात नहीं करी है, किस तरह से इंडस्ट्रियल ग्रोथ लाने की ज़रूरत है इस देश के अंदर, हमारे जीडीपी की बात हमने नहीं करी है, किस तरह से हम किसानों के इस मसले को ठीक करेंगे, किसानों को किस तरह से सुविधाएं प्रोवाइड करेंगे, इस चीज़ का बजट नहीं है। और ये बजट मुझे लगता है, और यहाँ तक कि सभी पार्टियों ने इस चीज़ पर कहा है, यहाँ तक कि खुद बीजेपी के काफ़ी विधायकों ने भी इस चीज़ पर आपत्ति जताई है कि ये बजट कुछ गिने चुने 4-5 इस सरकार के मित्रों का बजट है, जिन्होंने इनको इलेक्शन के दौरान फंड किया है, जिन्होंने इलेक्शन के दौरान इनकी आर्थिक रूप से मदद करी है, इनकी टेक्नोलॉजी के रूप में मदद करी है। तो ये बजट एक बड़ा घातक बजट है, और शायद इस देश के इतिहास में या किसी भी देश के इतिहास में कि जहाँ पर बजट्स का जो एक बेसिक मकसद होता है कि किस तरह से हम जनता को सुविधाएं प्रोवाइड करेंगे और ये देखेंगे कि किस तरह से देश की आर्थिक स्थिति बेहतर हो सकती है जी। और देखने में ये लगता बजट ऐसा है कि ये किसी भी विकास की बात को तो दरकिनार करता है बजट, और ना ही किसी जन की बात को ये इसमें अपना इंक्लूसिव है ये बजट। और ये बजट सिर्फ प्रमुखतः ये 4-5 लोगों को जो जिनका नाम अडानी अंबानी और ये लोग जो हैं, इन्हीं लोगों को ये मदद करता है बजट। और मेरा मानना ये है कि आज इस देश के सामने एक आर्थिक संकट है, और ये भी मानना है कि जहाँ पर हमें अपना घर बेचकर घर चलाना पड़े, उससे बड़ा दुर्भाग्य किसी भी देश का नहीं हो सकता। और अगर आप मोदी जी के और योगी जी के बयानबाजी पर आप जाएं, जिसको कि मैं समझता हूं कि पूरा आज देश जुमला समझता है, और मेरे ख्याल से मुझे लगता ये है कि जो भी बजट ये सारा आया है, ये जुमलेबाजी ही नहीं बल्कि देश के लिए बड़ा घातक भविष्य के लिए सिद्ध होगा। और इस चीज़ के पर बजट ही नहीं बल्कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एंड ऑर्डर, इन सब चीज़ों पर ये सरकार देश की ही नहीं बल्कि इस प्रदेश की सरकार भी टोटली असफल रही है। और मेरा मानना ये भी है कि इसमें बहुत सारी हास्यास्पद सी चीज़ें हैं, जैसे उन्होंने 75 साल से उम्र के लोगों के उन्होंने इनकम टैक्स पर रिबेट दी है। और अगर आप देखें कि आज इस देश की औसतन जो उम्र है वो करीब 70 साल की है, 69 पॉइंट कुछ है फिगर है, तो इस 75 साल पे रिबेट देने का क्या औचित्य है? मेरा मानना यह है कि अगर यही रिबेट अगर आपको देनी होती तो जो आज इस देश की रिटायरमेंट एज है 60 साल की, उसके ऊपर आपको रिबेट देने की आवश्यकता थी। उसके ऊपर और बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो विश्व के अंदर हुआ करती हैं और देशों में करते हैं कि वो लोगों को इंश्योरेंस पॉलिसीज़ देते हैं, सरकारों की तरफ से इंश्योरेंस मिलती है, सरकारों की तरफ से और सुविधाएं मिलती हैं। तो मेरा मानना यह है कि ये सब चीज़ें जो जन के हित की होती हैं वो इस बजट से टोटली इस बजट में कहीं नहीं है वो। अच्छा, ऐसा नहीं लगता कि इस बजट से देश के तरक्की में कहीं ना कहीं असर पड़ेगा? बिल्कुल, तरक्की में तो असर पड़ेगा ही। देखिए कि जहाँ पर जिस देश के अंदर आप टैक्स के बिना पर, जिस देश में आप जन को चूस कर उनकी गाढ़ी कमाई को चूस कर उनकी गाढ़ी कमाई को अनुचित रूप से लेकर आप देश चलाने की कोशिश करते हैं, जहां पर हमारी नवरत्न कंपनियां थी आप उनको बेच रहे हैं, आपने एयरलाइंस बेच रहे हैं, आप बीएचईएल बेच रहे हैं, आप सेल बेच रहे हैं, आप रेलवेज बेच रहे हैं, आप बिजली विभाग बेच रहे हैं। तो ये क्या बजट क्या है? फिर तो बजट बनाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि बजट तो आज इन्हीं सब चीज़ों को लेके ही बनता था। और अगर यही चीज़ें अगर आपकी वहाँ पर नहीं है तो बजट आप बना किसको रहे हैं भाई? फिर तो हर आदमी अपनी अपनी व्यवस्था से अपनी आर्थिक व्यवस्था बना रहा है, अपने रोजगार कर रहा है, अपनी नौकरियां ढूंढ रहा है आज। तो उसमें बजट की क्या रोल है? क्योंकि बजट तो आपके पास जब टैक्स के अलावा जब आपके पास आमदनी होती है, अपनी जो कंपनियां होती हैं, सरकारी कंपनी होती हैं, सरकारी व्यवस्थाएं होती हैं, उसी से बजट बनता है। तो यहाँ तो कोई बजट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है।
और आपको ये देखना यह है कि कहां पर आपने किस जगह पर आज इस देश की जनता को राहत दी है। लोग फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, स्कूल कॉलेजेस बंद हो गए हैं, पर शिक्षा का अगर आप देख लें, शिक्षा के ऊपर क्या आपका निवेश है? कोई निवेश नहीं है। आपका इस देश के डिफेंस के ऊपर क्या निवेश है? कोई निवेश नहीं है। आपका आज के यहाँ के जो अन्नदाता है, आपका फार्मर है, उसके ऊपर क्या निवेश है? क्या उसके लिए आपने व्यवस्थाएं करी हैं? और आज अगर करदाता आपसे कोई चीज़ की डिमांड करता है तो वो एमएसपी की बात करता है वो। और आज जो लड़ाई इस देश की किसान और इस देश की जनता सरकार से लड़ रही है, वो लड़ाई सिर्फ एमएसपी की है। लोग कहते हैं कि साहब कि इसमें लड़ाई करने की क्या ज़रूरत है, वो तो आपको खुली छूट दी जा रही है कि जहां पर आप जाकर कहीं पर भी आप अपना जाके व्यवसाय कर सकते हैं, आप अपना अनाज बेच सकते हैं, आप अपने फल तरकारियां बेच सकते हैं। मेरे ख्याल से शायद इस देश की सरकार को ये नहीं मालूम है कि आज हमारे पास छोटे किसान ज़्यादा हैं, छोटे किसान ज़्यादा हैं जहां पर उनके पास 2 एकड़ से कम की ज़मीन है। और अगर 2 एकड़ से कम की ज़मीन की कोई भी क्रॉप अगर आप आज लगाते हैं तो आप उसको बेचने कहाँ जाएंगे? आप उसको ट्रक पर या हवाई जहाज पर इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं, ट्रक से लाद कर आपको एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश नहीं भेज सकते हैं। आपको लोकल मंडियों के अंदर ही उसकी व्यवस्था करनी पड़ती है। और इस व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार का बजट की तरफ से उसका एक उनका कोई ना कोई उसमें मानदेय होना चाहिए, पर जो कि कहीं नजर नहीं आता है। मेरा कहना यह है कि सरकार को अपनी आंखें खोलनी होगी और इस चीज़ को देखना होगा कि जो भी बजट बने भविष्य में। अब का तो बजट का फिलहाल मैं समझता हूं कि देश को गर्दिश के अंदर ये लेके जाएगा, बट जो भविष्य के बजट होने चाहिए और जो इस देश के बजट होने चाहिए वो जन को ध्यान में रखे, क्योंकि ये एक कृषि प्रधान देश है। ये एक देश ऐसा है कि जहां पर गरीबी रेखा से करीब, अगर गलत नहीं है तो 70% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। ये वही देश है जहां पर सिर्फ अभी भी 60% 70% लोग शिक्षित हैं। बिल्कुल। बख्शी साहब, आप किस तरह की उम्मीद रखते थे 2021 में बजट की? मैं इस बजट के अंदर उम्मीद ये रखता था कि ये बजट किसानों के लिए लाभप्रद होता। ये शायद इसमें बजट के अंदर कोई अमेंडमेंट जब कर रहे थे तो शायद मेरे ख्याल से इस नियम के अंदर जो उन्होंने किसान अध्यादेश लेकर आए हैं उसके अंदर ये कुछ अमेंडमेंट घोषित करते और साथ साथ किसानों के लिए कोई एक ऐसी व्यवस्था उसमें एक व्यवस्था बनाई गई होती कि जहां पर हम लोग किसानों की मदद कर सकते, जन की, एक आज नौजवान के लिए नौकरी की कोई व्यवस्था कर सकते, जो रोजगार बंद हो गए हैं उनको खोलने की व्यवस्था कर सकते। आज सिर्फ बात हो रही है, GECL लाया जा रहा है जहां पर जो कंपनियां जिन्होंने लोन लिए हुए हैं, बैंक से उन्होंने लोन लिए हुए थे, इस कोरोना काल के दौरान, लॉकडाउन के दौरान जो भी उनके इंटरेस्ट थे उसके ऊपर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट हो रही है। बड़ी शर्म की बात है, बड़ी शर्म की बात है कि आप इस कोरोना काल के अंदर, जिसमें पूरे विश्व के अंदर देश जनता को, एक एक इंडिविजुअल के पास जाकर सरकारें कह रही हैं कि भैया ये तुम पैसा लो, लोगों को नौकरी से ना निकालना है। यहां पर इस देश के अंदर उसका टोटली विपरीत हो रहा है कि यहां पर जितने टैक्सेस बढ़ रहे हैं वो टैक्सेस इस कोरोना काल के दौरान बढ़ रहे हैं। जो कंपनियां जिन्होंने लोन लिया हुआ था इस कोरोना काल के अंदर, आप ही का लॉकडाउन लगाया हुआ था, उस लॉकडाउन के दौरान उनसे जो इंटरेस्ट लेना था उसके कंपाउंडिंग इंटरेस्ट हो रही है, आपने कंपाउंडिंग इंटरेस्ट तक को माफ नहीं करा। एक बहाना ये भी कह रहे हैं कि कोरोना काल चूंकि महामारी है जिसकी वजह से जो है इस तरह का बजट बनाया गया है, पेश किया गया है। ये कोरोना काल के मारे बजट नहीं बना है, ये एक बड़ी छोटी मानसिकता और जन विरोधी मानसिकता के तहत ये बजट बना हुआ है। और आज इस देश को बर्बाद करने के लिए बजट बनाया गया है, इस देश की अर्थव्यवस्था को खत्म करने के लिए बजट बनाया गया है। और जैसे कि मोदी जी कहते थे कि मैं इस देश को बिकने नहीं दूंगा, बट उन्होंने खुद इसको बेचकर लोगों को सड़क पे खड़ा कर दिया है। तो ये बजट आज इस देश के हिस्ट्री के अंदर काले अक्षरों के अंदर लिखा जाएगा और आज इस देश के बजट का जवाब आज बेचारे किसानों के साथ लग के इस देश की जनता उत्तर प्रदेश के अंदर 2022 के अंदर सिखाएगी और वही 2024 के अंदर केंद्र सरकार को सिखाया जाएगा।
बहुत बहुत शुक्रिया ST न्यूज़ से बात करने के लिए। धन्यवाद।